अख्तर काज़मी साहब, हमने देखा कि सारी सूरत हाल के अंदर ओपोजिशन ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े दावे वादे नारे, बड़ी मीटिंग्स कॉल्स की जाती रही और यहाँ तक कहा जाता रहा कि किसी सूरत हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। अब ओपोजिशन हम देखते हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर दावे तो बहुत करती है, लेकिन हुकूमत का अभी तक बिगाड़ कुछ नहीं सकी, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर। तो ये जो कल बिल पास किए गए, आपको लगता है कि ये भी वक्ती शोर शराबा है ओपोजिशन का, आगे जाकर मामलात सेटल हो जाएंगे? देखिए, अब ये जो जमहूरी तर्ज हुकूमत होता है उसमें जरूरी ये होता है कि आप कुछ भी करें उसमें अवाम का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट इन दोनों सेंस, मफाद भी और उसकी तवज्जो भी उसकी जानिब हो, उसके अंदर वो दिलचस्पी भी ले। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब अपोजिशन की जो तहरीक है और इनका जो क्रिटिसिज्म है, इसमें अवाम की दिलचस्पी आपको उस तरह नजर नहीं आती। कुछ जो इनके डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, जो इनके कारकुन हैं, जो पसंद करते हैं, उनकी तरफ से तो आपको नजर आता है, लेकिन जो बड़े तादाद में जो आम लोग हैं उनकी आपको इनके साथ उस तरह हमदर्दियां नजर नहीं आती। अब गुज़िश्ता रोज जो कानून साजी हुई, आप शाम साहब यहाँ पे बैठे हैं, आप खुद भी कवर करती हैं, पॉलिटिक्स को भी कवर करती हैं, क्या आज तक हमने माजी में कभी देखा कि पूरी कौम की नजरें कौमी असेंबली के ऊपर लगी हों कि आज कोई कानून साजी हो रही है? अवाम की दिलचस्पी कभी आपको इस तरह नजर आई? देखिए, ये वो तब्दीलियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम के अंदर आ रही हैं। इसको चाहे ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर इसी तरह इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आती रहेंगी तो इसमें बेहतरी आएगी। तो अब अपोजिशन को भी ये समझने की जरूरत है कि वो जो उनका पुराना तरीका कार था ना, कि जिस तरीके से वो किसी को दबा देंगे, किसी से अपना कॉलम लिखवा लेंगे, 2 कॉलमी खबर छपवा देंगे, वो जमाना गुजर गया। अब इनकी ये नहीं है कि इन्होंने कोई बात कर दी तो दूसरों को पता नहीं है, या इन्होंने कोई बाहर से एफिडेविट मंगवा लिया और उससे जो है पूरे रियासत को जो है वो कटहरे में खड़ा कर देंगे। 2 मिनट में पता चल जाता है सबको कि वो तो जनाब इनके अपने कारकुन थे और वो माजी में नून लीग के वकला विंग के नायब सदर थे सिंध में। मैं ये बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना तेज है अब कि अपोजिशन जो तनकीद करती है वो तनकीद बाद में उसके अपने गले में पड़ जाती है। तो उनको समझने की जरूरत है, दौरे हाजिर की सियासत करें और आज की सियासत करें, और वो सियासत करें जिसका बुनियादी मकसद ये हो कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी करनी है। आखिरी बात ये करूंगा कि ये जो तब्दीलियां आ रही है ना, इससे इमरान खान को कोई सारी उम्र के लिए फायदा नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों कोई सबने उसको वोट नहीं देने, मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, कोई नून लीग को देगा, कोई पीपल्स पार्टी को वोट देगा। तो मुल्क को सामने रखें, अवाम के मफाद की आप कह रहे हैं लेजिस्लेशन हुई, लेकिन एहतशाम साहब मैं कह रही हूँ थोड़ा सा डिटेल में ये अपने अवाम को बताएं कि ये अपोजिशन जो बार बार इल्ज़ाम लगा रही है, आज भी हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो कानून है, पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया है, स्टेट बैंक का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा दिया है। तो इस पर ओपोजिशन की तनकीद में कुछ वजन है? देखिए, 2 चीज़ें। पहली तो बात जो है ना, वो इस हवाले से देखने वाली बात है कि जी आपने देखा कि ओपोजिशन को जो अपनी अथर पॉलिटिक्स करनी चाहिए ना, तो पार्लियामान में होनी चाहिए, पार्लियामान के बाहर भी पहले तो अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें, वो नहीं ख़त्म हो रही, मुश्किल से दोबारा इकट्ठे किए गए हैं। इससे पहले कहा गया था जी किसी सूरत में भी हम इनको ये बिल्डोज़ नहीं करने देंगे, आप कहते हैं बिल्डोज़ कर दिया गया, वो वहाँ पे भी उनको नाकामी हुई। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरीके से ये वक्ती फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अब ISI के चीफ की तैनाती को लेके कितना तूफ़ान उठाया गया कि जी सेम पेज फट गया है, कुछ नहीं रहा। अब देखा है तो सेम पेज जो है वो अपना क्या कहते हैं वापस ट्रैक पे आ गया है, ठीक है ना, वो कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं आई। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे भी उनको देखना चाहिए कि जी गलती कहाँ हुई। बार बार लोग यही कह रहे हैं कि जी अब आपने जो 3 साल की पॉलिटिक्स की है, आपने कोई इशू बेस पॉलिटिक्स की होती। अभी आप देख लें, महंगाई का जिक्र तो आके अभी शुरू किया इन्होंने, उससे पहले तो एक ही धुन थी कि जी हम उसको निकालेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, धरने होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, हिला के रख देने। कल फजल रहमान साहब के साहबजादे भी कह रहे थे ईंट शेंट बच जाएगी, आपको अंदाज़ा नहीं है, हंगामे होंगे, इस मुल्क का क्या बनेगा। मतलब ये इस तरह के थ्रेट्स दे के तो मामला चलाना, इस तरह तो बात नहीं बनेगी ना। और फिर आप देखें कल फिर उन्होंने कहा जी स्पीकर साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेके आएंगे, और फिर दोबारा से बातें शुरू हो गई हैं कि जी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी ऐसा किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है इसको सिर्फ पब्लिक को खुश करने की बात है। अदरवाइज़ आपका अपना एजेंडा क्या होना चाहिए कि जी आप अपने तौर पर बैठ के जहाँ पे बात करने की बात है वहाँ पे करें। क्यों लोगों को ये तासुर मिलता है कि जब भी चाहे नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करनी है,
अभी देख लें 2-3 बिलों पे मुखालफत की गई है, जो बच्चों के साथ ज्यादती होंगे उसकी भी मुखालफत की गई। आसानी से पास होना चाहिए था। सिंध में यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं बनने देंगे। मसला सिर्फ ये अथर कि वो कहते हैं कि जी ये अब 2 साल 1 साल का आखिरी पीरियड है, वो तो फिर आप देख लें तख्तियाँ लगनी हैं। तख्तियाँ नहीं लगनी थी कि जिन्होंने अच्छे काम किए, भाई नहीं किए होंगे तो मानते हैं, हम भी सब लोग यही कह रहे हैं कि जी अब तो असल मसला 2 साल इनकी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का है, वो दिखाएंगे तो बात होगी। अब आ जाए स्टेट बैंक के उस पर, अब देखें पहले 1956 का एक्ट को कई दफ़ा उसमें तरमीम हुई है, ऑटोनॉमी बड़ी हद तक दे दी गई है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी टोटल गिरवी रखने वाली बात है। वैसे तो जो अब कब तक की रिपोर्टिंग सामने आई उसमें तो वो बैंकिंग जो हैं, क्योंकि बैंक को वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनके बारे में है कि जी वो हमारी मुसीबतें हैं ना, वो फेटअप में हैं, आप सवालात पूछे जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है और इसी तरह से और इश्यूज उसमें हैं, उनको उन्होंने कवर करना होता है। अब इस हवाले से तो बातचीत हो रही है। एक ज़माना था लोग कहते थे कि जी ये इसको स्टेट बैंक को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का एक मॉनिटरी विंग कहा जाता था। अब बड़ी हद तक आज़ादी हो चुकी है, स्टेट बैंक अपने तौर पे फैसले कर रहा है। हाँ ये ठीक है, जो इंटरवेंशन की बात है सारी दुनिया कहती है कि जी बिल्कुल ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह यह है कि हमारा डॉलर जिस तरह चला गया। अब आप देख लें, अब जिस तरीके से रिजर्व बैंक अमेरिका का वो भी इंटरवीन करता है जो ज़रूरत होती है, इंग्लैंड का बैंक ही करता है, बाकी लोग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं कि जो एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, लेकिन ये भी तो पता लगना चाहिए कि अगर कोई मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, जिस तरह रज़ा बाकर साहब के बारे में माजरत के साथ अथर बातें हो रही हैं कि जी चुप करके हर बात मानी जा रही है, और अभी तक पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा कि IMF का पैकेज इतना सस्पेंशन के बाद इतना डिले हुआ है, दोबारा रिज्यूम नहीं हो रहा। उनकी ज़ाहिर है बहुत सारी बातें मानी जा रही हैं। मेरा ख्याल है ये देखने वाली बात है कि जी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आर्म ट्विस्टिंग हो रही है तो उसको कैसा रोका जाए, लेकिन मजबूरी है भी, आपके पास कुछ है नहीं है। सारी दुनिया IMF को देखती है, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, आपकी इकोनॉमी को IMF पैसा देगा तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल क्रेडिटर सामने आएंगे, इन्वेस्टर सामने आएंगे, और फिर आपने यूरो बॉन्ड लॉन्च करने हैं, कुछ और बड़ा काम करना है, वो रुका हुआ है, वो एक मजबूरी बन गया। काश ये पिछला बैकलॉग ना होता, काश ये जो जिस तरीके से हुकूमत कहती है जब हमने 15,000 रुपये के जो कर्जे लिए इस पर 9,000 रुपया तो अथर वापस किया, वो कर्जे जो पिछली हुकूमत ने लिए थे हुकूमत को देने पड़े। $10 बिलियन को मजाक नहीं है वापस करना। अब ज़ाहिर है इतने मुश्किल हालात में आप क्या करेंगे, ऊपर से कोरोना सारी लोगों की जड़ों में बैठ गया, सारी इकोनॉमीज दुनिया की ज़मीन पर लग गई, तो हम क्या बेचेंगे, हमारे लिए क्या है। तो मुश्किलात बहुत हैं। एक भाई पार्टिजान एक मेरा ख्याल है इस पे नुक्ता नज़र होना चाहिए, अपोजिशन बैठे, हुकूमत जहाँ तावन कर सकती है करे, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक जो मैं समझता हूँ दूर करने की ज़रूरत है, उनको ज़रूर दूर किया जाए ताकि थोड़ा सा वर्किंग रिलेशनशिप बने। अगर वर्किंग रिलेशनशिप अथर मेरा ख्याल है नहीं बनता तो हुकूमत के लिए अगले 2 साल भी इसी तरह मारामारी में गुजरेंगे। अतर काज़मी साहब, अब ये जो कुलभूषण यादव का मामला, इस हवाले से जो कानून साजी की गई है, अपील के हक जो दिया गया, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। हमने देखा अपोजिशन ने कल भी बात की, आज भी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कुलभूषण यादव को इन्होंने NRO दिया है। हमने देखा तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भी वाज़ेह स्टेटमेंट आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कौमी सलामती का मामला है। तो आपको लगता है कि ऐसे मामलात को सियासी रंग देना, ये ऐसे मामले को पोलिटिसाइज करना, ये कोई दुरुस्त रवैया है? देखिए, जो पाकिस्तान की सियासत है ना, उसमें हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाता है। आप जिस तरह DG ISI की तैनाती का मामला था, शाम साहब ने भी उसका जिक्र किया, किस तरीके से उसको भी इन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब सियासतदानों से मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन बड़े बाखबर सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर जो है वो भी इस तरह की ट्वीट्स करते रहे और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी कुलभूषण यादव को NRO दे दिया गया। क्या हम में से किसी ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला नहीं पढ़ा? क्या उसके अंदर वाज़े तौर पे चीजें कुछ लिखी नहीं है कि ये चीजें जो पाकिस्तान की हुकूमत ने वो पूरी करनी है? नहीं तो आपका पूरा जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। और भारत की कोशिश ये है कि वो ये एक तरह से साबित कर दे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर एतबार किया जा सके। एक भारत ये कोशिश कर रहा है, दूसरे ये एक और पाकिस्तान के अंदर एक और फैमिली है, उसकी भी यही कोशिश है कि वो किसी तरीके से ये साबित कर दे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम इतना गया गुजरा है कि यहाँ पे कोई चीज़ भी ठीक नहीं होती है। तो ये वो चीज़ें जिसको मद्देनजर रखते हुए कानून साजी की गई, और इसके अंदर जो वकला हैं उन्होंने भी हुकूमत को मशवरे दिए और बड़ी तफसीलन इस चीज़ के ऊपर चीज़ों को देखा गया। और इसलिए कि वो एक उसमें कौंसलर की रिसाई तक का मसला था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस कानून के तहत उसको हल किया गया। तो इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना या इसके ऊपर अच्छा, अदालती निज़ाम पे अथर मुझे याद आया कि कल या परसों की बात है, सेनेट में एक साहब तकरीर कर रहे थे, बड़ा वायरल हुआ उनकी तकरीर का वो सारा एक पहलू, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं
कि एक रिपोर्ट कोई इंटरनेशनल लेवल पे छपी है, जिसको एग्जैक्ट नहीं याद कर रहा कि कौन सी रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जजेस हजरात जो है ना, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में वो कहते हैं कि दुनिया के 10वें नंबर पे है पाकिस्तान। इतने पैसे मिलते हैं और कहते हैं कि इंसाफ के मामले में पाकिस्तान 122 नंबर पे आ रहा है और कह रहे हैं कि जी 22 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी बहरहाल एक अपनी एक बीच में बात आ गई, तो मुझे ख्याल आया कि इसका भी जिक्र होना ज़रूरी